नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत स्वागत करता हूं संजीव जी आपका। हमारे साथ सेज ग्रुप के सीएमडी, शिक्षाविद और बहुत सारे कामों के साथ साथ इनकी जो बड़ी पहचान है वो है एक बहुत अच्छी और ऐसी शख्सियत की जिसने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, तमाम चीजों में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो मध्य प्रदेश या देश में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और आज संजीव जी को हमने क्यों तकलीफ दी है वो आपको बता दें। दरअसल हम चाहते हैं कि आज बात हो शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्रांति लाने वाले संजीव जी अगर हमारे साथ हैं तो फिर हमारा फर्ज है कि उस पर हम उनसे जरूर बात करें। आज हम बात करेंगे उनसे कि शिक्षा को लेकर के जिस तरह से बाजारीकरण हो रहा है उसके बाद भी रोजगार का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा। चाहे वो सरकार हो या हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करोड़ों अरबों रुपए इसमें लगा रही हैं, लेकिन फिर भी युवा निराश क्यों हैं। कठिन सवालों का जवाब देने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। संजीव जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूं और इस डिबेट को शुरू करता हूं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं आपकी बात। तो सबसे पहले संजीव जी हम छात्रों की परेशानी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और उनको क्या शिकायतें हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से। सबसे पहले वो सुनते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और बेरोजगार बढ़ते जाएंगे। तो सरकार को इनके लिए कुछ नियम कानून बनाना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे। भारत में शिक्षा को लेकर गुणवत्ता काफ़ी कम होती जा रही है और शिक्षण संस्थानों की बात करें तो उनके लाखों रुपए की फीस के कारण ही कर्ज लेना पड़ता है। साथ ही बात करें तो बेरोजगारी की, तो युवाओं की संख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी कई गुना बढ़ चुकी है। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझ करके ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूनिवर्सिटीज को सरकार मदद कर रही है और जानबूझ करके सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बैठा रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि शिक्षा में जो जो हमने किया वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व था। सुनिए। में शालेय शिक्षा की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। 60 लाख ड्रॉप आउट रेट्स हैं। जब 60 लाख बच्चे स्कूलों से ही बाहर हो रहे हैं तो अब आप सोचिए उच्च शिक्षा लेने कौन पहुंच रहा होगा। मध्य प्रदेश में क्या उल्लेखनीय योगदान है आज तकनीकी नवाचारों में? शून्य। यहाँ तो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बोलबाला है, उनके हिसाब से नीतियाँ बनती हैं और वहाँ आप जितना पैसा दोगे उसको उस हिसाब की आपको डिग्री मिल जाएगी। आप हालत तो देखिए, 25,000 शैक्षणिक पद उच्च शिक्षा में खाली हैं। बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? कोई नहीं पढ़ा रहा। बस चिंता इस बात की है कि आरएसएस का आदमी कैसे कुलपति और कुलगुरु बन के बैठ जाए, इसके अलावा कोई चिंता नहीं। ये सब बातें वो कांग्रेस कर रही है जिसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, जिसके कालखंड के अंदर मध्य प्रदेश से उच्च शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की पूरी स्थिति बहुत ही लचर हो चुकी थी। आज माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सुशासन में और डबल इंजन की सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी विकास की ओर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। अगर कहीं छोटे मोटे कोई मामले होते हैं तो उनको लेकर के कांग्रेस इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है। तो कोई भी सब्जेक्ट ला करके सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को स्वयं को ही आत्ममंथन करने का विषय है। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। एमपी में उच्च शिक्षा कितनी कामयाब? क्या कॉलेज पूरा कर पा रहे रोजगार के ख्वाब? संसाधन शिक्षक की कमी कब होगी पूरी? हजारों करोड़ बजट के बाद भी उम्मीदें क्यों अधूरी? कांग्रेस बोली शिक्षा के नाम पर युवाओं से हो रहा खिलवाड़। बीजेपी बोली हमने खोले कौशल विकास के द्वार। क्या शिक्षा के नाम पर सज रहे हैं सिर्फ बाजार? क्यों नहीं मिल पा रहा युवाओं को रोजगार? चलिए ठीक है, हम सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं मैं अपने दर्शकों को पहले मिलवा चुका हूं। हमारे सीएमडी सेज ग्रुप से संजीव अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करूंगा मैं। जेपी मूलचंदानी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका मैं स्वागत करूंगा। और विवेक त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर संजीव जी आपके पास आता हूं। संजीव जी, मुझे ये बताइए कि
इतना पैसा खर्च हो रहा है। पहले हम देखते थे, आप जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर आए और आपने इतना बड़ा इतिहास रच दिया, वो संसाधन भले ही कम थे लेकिन वहां से क्वालिटी एजुकेशन होती थी, वहां से क्वालिटी हमारे युवा निकलते थे। आज कहां आपको कमी लग रही है सर? सर, आपने जो बोला मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ जी। अब बहुत अपर लेवल की एजुकेशन हो रही है, अपर लेवल का एक इंटेलेक्चुअल चीज़ें आ गई, अपर लेवल का स्किल आ गया है। हम लोग पढ़े थे, मुझे याद है अकबर महान है, ये फार्मूला याद कर लो, ये कर लो, घोटते थे और जाकर टॉप के आते थे और जीत जाते थे। मतलब हम उस पर आईक्यू लगाते ही नहीं थे, बस रट टू मास्टर थे। अब जब से 2020 के बाद से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे चीज़ें एकदम बदल गई हैं। अब इंडस्ट्री से इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे हमारी सेज यूनिवर्सिटी है जी, मैं वहाँ पर मतलब रटाने का तो मन ही है, मैं तो उनका आईक्यू डेवलप कर रहे हैं ईक्यू के साथ और एसक्यू के साथ, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल भी और स्पिरिचुअल लेवल भी, तीनों का डेवलपमेंट संपूर्ण विकास करने की कोशिश करी जा रही है। मैं पढ़ा, मैं भी इंजीनियर बना, मेरी बड़ी बेटी शिवानी उसी एमएससीटी से पढ़ी, परंतु उसका प्रारूप अलग था, वो अलग सोच। फिर वो अमेरिका चली गई, यूसीएलए से पढ़ी, वहाँ मैनेजमेंट करा, वहाँ का और प्रारूप अलग था। अब हम भी वो एडॉप्ट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कुछ विषय ऐसे होते हैं, शिक्षा सरस्वती का काम सबको छोड़ देना चाहिए साहब। इस पर कहाँ राजनीति करना है साले, राजनीति के लिए चीज़ ही नहीं है ये तो, मतलब सबके बच्चे हैं, कोई अपोजिशन पार्टी के बच्चे नहीं है क्या, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है। तो हमें तो बहुत फोकस करके अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो बहुत अच्छे से हो रही है, मतलब भले डबल इंजन सरकार है, सिंगल इंजन, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अब रुक करूंगा मैं विवेक जी का, हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, देखिए, कहा जा रहा है कि जानबूझ करके कांग्रेस कह रही है कि हमारे सिस्टम को, सरकारी एजुकेशन सिस्टम को जो है वो कमजोर किया जा रहा है। पर जब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज ज्यादा हैं, एम्स ज्यादा हैं, आईआईटीज ज्यादा हैं, वो ऑन पेपर वो दावे अलग होते हैं। पर मुझे ये बताइए कि कहां आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से कमी रख रही है? क्योंकि हमने देखा है कि तमाम नवाचार जो हो सकते थे वो हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई, हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू किए गए, बहुत सारी कोशिशें कर रही है सरकार। देखिए अभिलाष जी, जितनी भी कोशिशें कर रही है सरकार, ये सभी कागजों पे है। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे शासकीय मेडिकल कॉलेज की मान्यता, गजराज मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, शासकीय मेडिकल कॉलेज की मान्यता चली जाती है। छात्र जो उसमें प्रवेश लेते हैं वो सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है कि नर्सिंग के छात्र 3-3 साल पढ़ाई करते रहते हैं पर फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं होती। मध्य प्रदेश में नर्सिंग का घोटाला व्यापक महाघोटाले से भी बड़ा घोटाला है। उस घोटाले को दबाने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए ढोल धमाकों के साथ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हिंदी में एमबीबीएस कराना चाहती है, हिंदी में एमबीबीएस कराने की तैयारी करती है। ना आपके पास पाठ्यक्रम है, ना आपके पास किताबें हैं, ना आपके पास शिक्षक हैं, सारी योजनाएं हवा में है। सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार से प्रोपेगेंडे अपनाए जाते हैं, जिसका सीधा खामियाजा मध्य प्रदेश के भोले भाले छात्रों को भुगतना पड़ता है। शासकीय यूनिवर्सिटी को तालाबंदी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। वहां पे फैकल्टीज नहीं है, वहां पे स्टाफ नहीं है, वहां पे जरूरत की चीजें नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहां पे पढ़ने वाला जो गरीब छात्र है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मोटी फीस नहीं दे सकता, जो सस्ते में शिक्षा अर्जित करना चाहता है, जो मेहनत परिश्रम करना चाहता है, उसके लिए माहौल ही नहीं है। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं जो मनमानी फीस वसूलती हैं। शासकीय विश्वविद्यालय में एडमिशन की एक प्रक्रिया होती है, अगस्त के बाद में एडमिशन नहीं ले सकते। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए, साल भर एडमिशन चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए फैकल्टीज कहाँ है, सिलेबस कहाँ है? आपने किसी भी प्रयोग को शुरू किया तो उसकी तैयारी तो कर लीजिए। जिस तरीके से आपने नोटबंदी देश के ऊपर थोप दी थी, नए नोट आपके पास नहीं थे, नए नोट थे तो एटीएम में वो सुविधाएं नहीं थी, जनता परेशान हो गई, एटीएम की लाइन में लगी हुई थी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी चल रही है। यहाँ पे बहुत कमी है, यहाँ पे अच्छे शिक्षकों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जैसे से अगर आप शिक्षा पूरी भी कर ले तो रोजगार की कमी है। आज मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के छात्रों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अन्य राज्यों की तरफ पलायन करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में रोजगार का कोई अवसर नहीं है। मध्य प्रदेश का छात्र दिल्ली मुंबई जाकर अपने परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण कर रहा है।
ठीक है, जेपी मूलचंदानी जी, मूल सवाल आपसे ले लेते हैं। मूलचंदानी जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो रोजगार उन्मुख है? क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी सरकार आई तो उसने बेरोजगारों का आंकड़ा देना बंद कर दिया। अब हम आंख बंद कर लेंगे तो सच्चाई तो छिप नहीं जाएगी। बेरोजगारों का आंकड़ा तो देना चाहिए था, वो बंद हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर पहले घोषित होता था, वो बंद हो गया। फिर आप लोगों ने बेरोजगारों को कहा हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, हमें आपने एक नया नाम उन्हें दे दिया। इस तरह के बहुत सारे काम किए गए, लेकिन क्या वाकई में हमारा एजुकेशन सिस्टम वो डिलीवर कर रहा है जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इतना ज्यादा ब्रेन ड्रेन मध्य प्रदेश से क्यों हो रहा है? मैं देखता हूं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हेल्थ हो, इस सेक्टर में बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त देश और दुनिया में जो हैं वो मध्य प्रदेश से निकलकर बाहर जा रहे हैं। उनके पास वही स्थिति है जो देश में हमारे संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है, तो लोग बाहर जा रहे हैं। सेम विथ मध्य प्रदेश, ऐसा क्यों? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा विषय आज लिया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरे कांग्रेसी मित्र को ये जरूर कहूंगा मैं आज कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और हम मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो एक्चुअल काम सरकार ने किए उसको स्वीकार भी करना चाहिए, उसको बोलना भी चाहिए। उसमें अगर कुछ कमी पेशी है तो उसके लिए सुझाव भी देना चाहिए, क्योंकि हम एक बीमारू प्रदेश जो हमको मिला था वो आज एक विकसित मध्य प्रदेश बन चुका है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का जो ढांचा है वो तेजी से बढ़ा है। पहले हम बात करें, आज 70 से अधिक यूनिवर्सिटी, 70 से अधिक यूनिवर्सिटी है, जिसमें 2600 से अधिक कॉलेज है। हम आज की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए आईआईटी हो, आईआईएम हो, निजी संस्थान हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सभी चीजें काम कर रही है। नई शिक्षा नीति के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और वो निश्चित रूप से नवाचार करती है। आपने देखा होगा एनईपी 2020 को उन्होंने लागू करा, जिसमें वोकेशनल कोर्स आए। कांग्रेस की जब सरकार थी, अब मैं ये विषय को लाना नहीं चाहता था, पर मेरे कांग्रेसी मित्र ने ये सवाल खड़ा किया है तो जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। इनके समय में कॉलेजों की संख्या क्या थी? केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर। आज हमारे जो 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें लगभग आप ये देखिए छात्रों की संख्या देखें, मैं आंकड़ों की बात करूं इनके सामने तो आंकड़े करीब 4500 सीटें डॉक्टरों की आज निकल रही है। ऐसे कि ऐसे ही हम इंजीनियरिंग की बात करें, हम सीए की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सों की बात करें, सारे कोर्स टेक्निकल रूप से बढ़ रहे हैं। मेरे जो मित्र हैं, मैं कहूं कि शिक्षाविद जो हमारे साथ बैठे हैं सेज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि जो एजुकेशन था उसका पहले जो पैमाना था, जो उसका पैरामीटर था, वो बहुत अलग था और आज का जो पैरामीटर है वो बहुत अलग है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज उनके भी बच्चे मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम डिबेट में जितने लोग बोल रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो सारे के सारे लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, मैं टेक्निकल कोर्सेज की बात करूं, मैं मीडिया कोर्सेज की बात करूं, मैं आईआईटी की बात करूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं, मैं एमबीए की बात करूं, मैं बीबीए की बात करूं। पहले क्या था? पहले केवल था बीए, बीकॉम और बीएससी। इन 3 कोर्सों के अलावा कोई कोर्स जो है माता पिता सोचते ही नहीं थे, और उसमें स्कूल जाते थे, रट्टा लगा के आते थे, एग्जाम देके 33%, 35%, 50%, 60%, इसमें बच्चा आके बाहर हो जाता था। परंतु आज बच्चों में जो कंपटीशन है, मैं बताऊं आपको, 90 के ऊपर सोचता है, ठीक है, टेक्निकल सोचता है वो। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास इस सवाल को लेकर के भी, आपका जो जवाब है उसको लेकर के एक सवाल काउंटर क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, लेकिन अगले राउंड में आपके पास आता हूं। सजीव सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो कहा जाता है चाहे वो हेल्थ हो प्रदेश में या फिर एजुकेशन, ये दरअसल संभाल बहुत हद तक रखी है प्राइवेट सेक्टर ने। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक छोटा सा डेटा मैं दे रहा हूं, ये डेटा मेरी स्क्रीन पर भी चलेगा। अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश की स्थिति बता देता हूं। यहां पर प्राचार्य के उच्च शिक्षा विभाग में, यानी कि जो प्रिंसिपल है, उनके 568 पद स्वीकृत थे, 16 पर स्थायी नियुक्ति है। 568 में से 16 पर, मूलचंदानी जी ध्यान रखिएगा, कितने पर? 16 पर स्थायी नियुक्ति, बाकी सब प्रभार में चल रहे हैं। स्वीकृत शैक्षणिक पद 15,000 हैं, खाली पद 9,000 से ऊपर हैं। खाली पद कितने हैं? 15,000 में से 9,000 से ऊपर खाली पड़े हैं। 58% प्रोफेसर्स के पद खाली हैं। अतिथि विद्वानों का सहारा लिया जा रहा है। उन अतिथि विद्वानों को हर 2-4-6 महीने में बाहर निकाल देते हैं, वो आंदोलन कर रहे होते हैं बेचारे। ये एजुकेशन सिस्टम है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं
क्या गवर्नमेंट के पास फंड की कमी है? आजकल बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है हेल्थ का सेक्टर और एजुकेशन का, ये वजह है? विजन नहीं है गवर्नमेंट के पास या संसाधन नहीं है? और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर को एक पल के लिए हटा दूं सर, तो क्या हमारा समाज रिलाय कर सकता है हमारे गवर्नमेंट के, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या हेल्थ सेक्टर? अभिलाष जी, आप प्राइवेट गवर्नमेंट में क्यों खेलते हैं? शिक्षा शिक्षा है, प्राइवेट कराए या गवर्नमेंट कराए जी। आप देखो जो भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं वहां पर गवर्नमेंट खेलती ही नहीं है, वो तो प्राइवेट पे विश्वास करती है। आज हम प्राइवेट है, मैं आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश का, तो हमारी 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप उन पे विश्वास करिए ना, आप मॉनिटर करिए, पर उनको फ्री हैंड दीजिए। मैं सरकार से हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो ये भेदभाव क्या सरकारी है, मैं बोलता सरकार चलाई क्यों रही है, वो चलवाए चलाना, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम करो, मैनेजमेंट काम करो। आप कोई सी वर्ल्ड की जो भी डेवलप कंट्री, अमेरिका देख लो, वहाँ पर गवर्नमेंट चलवाती है, सब प्राइवेट, स्टैनफोर्ड है, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सब प्राइवेट है। हमारे यहाँ क्या थोड़ा सा भेदभाव होता है, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता। प्राइवेट में एज अ मैसेज यूनिवर्सिटी चांसलर हूँ, मेरे को अच्छे लगी फैकल्टी। जैसे आज ही मैं एक समिट में गया था एजुकेशन, वहाँ मुझे 2 फैकल्टी बहुत अच्छी लगी, दूसरे इंस्टीट्यूशन में काम कर रही थी कहीं, मैंने उनको वही ऑफर दिया कि मेरा बॉस क्या है, तो बोले सर ऐसा ऐसा। मैंने तुम आना चाहोगे? मैं हाँ सर, भोपाल में तो मेरा परिवार रहता है। तो मैंने कहा तुम लखनऊ में बैठे हो, आ जाओ भोपाल। बोले सर मैं कल आ जाता हूँ। हाँ मैंने कल आ जाओ। डिसीजन मेकिंग ईजी होती है, डिसीजन मेकिंग ईजी होती है। हमारे हाथ में जो सही है उसको हम एलिवेट कर देते हैं, जो गलत है उसको दंड भी देते हैं। सरकार में ऐसा होता नहीं है। तो सरकार से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप मत पड़ो चक्करों में। जैसा भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सही है, आप सरकार को खुद नहीं चलाना चाहिए, दे दें अभी। और जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनको विथ गवर्नेंस, विथ मतलब आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, चेकिंग अथॉरिटी हो और कड़क दंड हो गलत कर रहे हैं। और जहां भी हमने देश में ये चीजें की हैं वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट भी रहे। पूरा वर्ल्ड उदाहरण, पूरा वर्ल्ड का उदाहरण है कि रिजल्ट आते हैं, परंतु थोड़ा सा विश्वास करो आप। हमारा थोड़ा ये भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। अगर आप प्राइवेट नहीं होते तो अभी कितनी यूनिवर्सिटी, अभी आपने जो डाटा दिखाया, जैसे प्राइवेट में 56 है, गवर्नमेंट में 11-12 यूनिवर्सिटी है। अगर नहीं होती तो क्या होता? और आप दे दो और खोलने दो, नॉर्म्स कड़क कर दो। हम ये नहीं कहते कोई कंट्रोल करो, और जो फर्जीवाड़ा करे उसको बहुत बड़ा दंड दो, छोटा दंड नहीं। ठीक, जैसे आपने एक बार पिक्चर देखी होगी कि एक ट्रैफिक पुलिस, एक नया सीएम बना, पिक्चर थी कि उसने बोला साहब हेलमेट नहीं लगाया तो 200 रुपये फाइन, बोला साहब इसको 2000 कर दो, बोले साहब लाइसेंस नहीं है 1000 फाइन, 10,000 कर दो। मतलब माहौल एकदम वैसा कर दो, स्ट्रिक्टनेस, तो चीजें बदल जाएंगी। थोड़ा भरोसा करो प्राइवेट। हम तो मानते हैं, मैं तो गवर्नमेंट के जो भी लोग होते हैं, बीजेपी से जुड़े लोग होते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं कि आप सिस्टम को रूल तो करना चाहते हैं, पर आप सिस्टम को ओन करना नहीं चाहते। दिक्कत यही है, आप सिस्टम ओन कीजिए, रूल किसी और को करने दीजिए, उस पर आप निगरानी कीजिए कि ठीक है हम देख रहे हैं, आप कीजिए। मैं वापस आता हूं विवेक त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए? जैसे मैं देखता हूं कि स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो बड़ा अच्छा एक एग्जांपल सेट हुआ आरटीई के जरिए। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ेंगे, भाई सरकार की मंशा यही है ना कि गरीब बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था हो। तो राइट टू एजुकेशन आया देश में, राइट टू एजुकेशन आया तो उसमें जाकर के प्राइवेट अच्छे स्कूलों में भी गरीब बच्चे पढ़ रहे थे। यह सिस्टम वो हायर एजुकेशन में भी लागू कर सकते हैं, कुछ नॉर्म्स के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ कि भाई इतने ईडब्ल्यूएस कोटे के स्टूडेंट आपको लेने होंगे, ये तमाम चीजें होंगी, पीपीपी मोड में हम जा सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो बेवजह की जो सरकारी अड़ंगेबाजी होती है वो खत्म होगी, और फिर जो आप लोग परेशान होते हैं, कांग्रेस बीजेपी के सत्ता के समय परेशान होती है और बीजेपी कांग्रेस के, कि ये कहते हैं कि हम हुमायूं नहीं पढ़ाएंगे, हम जहांगीर नहीं पढ़ाएंगे, हम ये नहीं पढ़ाएंगे, हम वो पढ़ाएंगे। आप जब आते हैं तो आप कहते हैं हम वापस लेकर के आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जो एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिकली मोटिवेटेड वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, वो भी खत्म होगा, ज़्यादा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी। देखिए अभिलाष जी, एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरीके से शिक्षा माफिया रन कर रहा है। आज एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से शिक्षा माफियाओं के हिसाब से बनाई जाती है। वो चाहता है तब एडमिशन की प्रक्रिया आती है, वो चाहता है उस हिसाब से कोर्सेज को बनाता और बदलता रहता है। निश्चित ही इसमें इच्छा शक्ति का अभाव है। मध्य प्रदेश की सरकार को सबसे पहले इच्छा शक्ति दर्शानी होगी। 2 तरीके के छात्र इस देश में हैं, एक जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं,
कम व्यवस्थाओं के बाद भी अपने अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरे जिनके माता पिता किसी भी कीमत पे जाके उनके लिए डिग्री खरीदने पे उतारू हैं। नीट की परीक्षा में आज लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, पर सबके माता पिता इतने सक्षम नहीं होते कि अपने बेटे के लिए 30 लाख रुपए में नीट की परीक्षा का पेपर खरीद लें। आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में ऐसे छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जो शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, जिनकी मंशा है, परंतु जब वो कॉलेज जाते हैं वहां पे शिक्षक नहीं होता। हम जब सरकार से गुहार लगाते हैं इन व्यवस्थाओं में सुधार करिए, तो सरकार कहती है, कागज दिखा देती है, साहब इतने पद पे हमने नियुक्ति कर ली, भर्ती कर ली। अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों के भरोसे पूरी शिक्षा व्यवस्था छोड़ दी जाती है, और जब उनकी सुविधाओं की बात आती है तो उससे कहीं ना कहीं सरकार दरकिनार कर देती है। तो इन सब चीजों के चलते जो सीधे तौर पे अगर इस पूरे मामले से प्रभावित होता है वो मध्य प्रदेश का छात्र है। सिर्फ शिक्षा नहीं अर्जित करनी है, एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। मध्य प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। मध्य प्रदेश का छात्र जब अन्य राज्य में जाता है तो वहां उसको अपमानित होना पड़ता है। यह पूछा जाता है कि आप व्यापम के प्रदेश से आते हैं जहां पे डिग्रियां और नौकरियां बेची जाती है। आज मध्य प्रदेश की छवि पूरे देश भर में खराब हो चुकी है कि यहां पे शिक्षा की मंडी लगती है, यहां डिग्री भी बिकती है या नौकरी भी बिकती है, और पैसे के दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य कि जब हम शिकायत करते हैं, जब हम लड़ाई करते हैं कि कागजों में नर्सिंग कॉलेजों का संचालन किया जा रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई आती है जांच करने, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। मध्य प्रदेश में पहला उदाहरण है कि सीबीआई ने सीबीआई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के साथ साठगांठ करते हुए गिरफ्तार किया। इस पूरे विषय पे सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। हमने कई बार, माननीय मूलचंदानी जी जो भाजपा के प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आपने गिनाया कि हमारी सरकार में क्या क्या अच्छा हुआ है। मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं, आपने हिंदी में एमबीबीएस शुरू किया था, अगर एक भी बैच मध्य प्रदेश में पास हो गया हो तो आप मुझे उस बैच का नाम बताइए, उसमें पढ़ने वाले छात्रों का नाम बताइए। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कागजों पे शुरू हुई और कागजों पे खत्म हो गई। पीपीपी मोड का किस तरीके से मैं समझता हूं यहां पे उसमें कितनी कमियां है। एक विशेष कुछ ग्रुपों को उपकृत करने के लिए पीपीपी मोड के नाम पे पूरे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, कमीशन खोरी की जा रही है। अपने लोगों को उपकृत करने के लिए आपने सरकारी जो संपत्तियां हैं उनके हवाले कर दी। कोई मॉनिटरिंग नहीं है मध्य प्रदेश में। शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा यहां पे मैं समझता हूं वेंटिलेटर पे चल रहा है। और अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बार बार इस विषय को उठा रहे हैं, आप इस विषय को सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं, उसके बाद भी सरकार सुधरना नहीं चाहती। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। ठीक है। मैं जेपी मूलचंदानी जी आपके पास आता हूं। देखिए जेपी मूलचंदानी जी, दिक्कत यह है इस देश में, चूंकि हम लोगों का माइंडसेट यह है कि कोई भी चीज सरकारी होगी तो वो सस्ती होगी, सुलभ होगी, सही होगी। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने यह साबित किया है। आपने प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख का इलाज करवाया आयुष्मान कार्ड से, लोग जाते हैं वहां, और यह बिल्कुल मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि ना तो मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा, ना विवेक जी का पढ़ रहा होगा, ना आपका पढ़ रहा होगा। यह बात बहुत सही है, यह बात कोई स्वीकारता नहीं, हम स्वीकारते हैं। तो जब हमें भरोसा ही नहीं है तो उस सिस्टम को लेकर के चलने की जरूरत क्या है? आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दीजिए, जैसा संजीव जी कह रहे हैं। जब हमें इलाज प्राइवेट अस्पताल में ही कराना है, भले कर्ज लेकर कराना हो, क्योंकि हमें पता है सरकारी अस्पताल में जिंदा तो जाएंगे, गारंटी नहीं क्या होगा, हमारा इलाज मिल पाएगा कि नहीं। यह सच्चाई स्वीकार करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? नहीं, देखिए अभिलाष जी, मैं हमारे कांग्रेसी मित्र से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं ऐसे तमाम कांग्रेसी नेताओं के नाम आज आपके गिनवा सकता हूं जिनके बच्चों ने यहाँ पे हायर एजुकेशन ली है, अच्छी एजुकेशन ली है, और आज वो विदेशों में या तो अपना व्यापार कर रहे हैं या अच्छी जॉब पे हैं। आपने ये देखा था कि कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ का बच्चा जो पढ़ा रहता है वो यूएसए, यूएई या दूसरे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो जॉब कर रहा है, या वहां पे जाकर वो जो है अपना जो है बिजनेस कर रहा है। आज मध्य प्रदेश के बच्चे विदेशों में जाकर जॉब करते हैं, वहां पे उनको बड़े बड़े आर्थिक पैकेज मिलते हैं। ये एजुकेशन की गुणवत्ता नहीं है तो और क्या है? जहां तक आपने प्राइवेट की बात करी, निश्चित रूप से मैं संजीव जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, उनकी आगे बात को आगे बढ़ाता हूं, और उस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। और दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार उन बच्चों का भी ध्यान रखती है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उनको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी छात्र जो योजना है उसमें उनको सशक्त बनाने के लिए सीएम जो है उनको वित्तीय सहायता देते हैं। लैपटॉप देने का, जो मुफ्त लैपटॉप देने का काम है वो करते हैं। इसके अलावा जितनी भी सब्सिडी दी जा सकती है वो देते हैं। आप देखिए, जहां तक सरकारी आपने बात करी, हम सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करें, आज वहां पर जो इलाज होते हैं शायद मुझे नहीं लगता कहीं और भी होते होंगे। आज बड़ा एक जो जनसंख्या है वो वहां पर जाती है। इन्होंने बात करी कांग्रेसी मित्र ने कि
यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बाहर के राज्यों के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं। इनके जमाने में एजुकेशन का स्तर ये था कि अगर एक पोस्ट कोई निकालते थे तो उसमें एक भी आवेदन नहीं आता था। एमए इंग्लिश का एक पद अगर आ जाता था नौकरी के लिए तो उसमें आता नहीं था। आज की तारीख में हम कोई एजुकेशन प्रोफेसर का पद निकालते हैं तो आज 20-20, 30-30 आवेदन आते हैं। ये शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है तो और क्या है। मुझे लगता है कि कांग्रेसी मित्र वो आरोप लगा रहे हैं, जब ये बीमारू राज्य हमारा हुआ करता था, कांग्रेस का शासनकाल था, हमने उस समय शिक्षा का स्तर देखा है, ठीक है, और हम सब ने उसको महसूस किया है। परंतु आज जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत उच्च स्तर पे है, और हमारे प्रदेश का डंका अन्य प्रदेशों में तो बजता ही है पर विदेशों में भी बजता है। आप देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, बड़े बड़े इंजीनियर हो, बड़े बड़े डॉक्टर हो, बड़े बड़े सीए हो, ठीक है मूलचंद जो भी टेक्निकल इशू लेके बाहर हुआ है, बी फार्मा, एम फार्मा है, दवा कंपनियों की बात करें, बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां है, वहां पे मध्य प्रदेश के बच्चे यहाँ तो एक लेवल पे जाके नौकरी कर रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए का पैकेज मिल रहा है, और यहाँ नहीं तो उन्होंने खुद की कंपनी खोल के और दूसरों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। मुझे लगता है मूलचंदानी जी, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मध्य प्रदेश से पलायन करके बहुत कम सैलरी में सरवाइव कर रहा है, और उस बड़े विषय को लेकर के मैं संजीव जी आपके पास आता हूं। निश्चित रूप से उसके लिए भी संवेदनशील हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, और समय समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उनके लिए अनेक योजना निकालते हैं। आपने देखा होगा, नई शिक्षा नीति की बात हो, मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन को लेकर वोकेशनल तकनीकी कोर्स की बात हो, हम लोग उस पर जोर देते हैं। हम लोग उन टेक्निकल लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे उसका सुझाव लेते हैं, उसका समाधान लेते हैं और उसको लागू करते हैं। हम केवल कागजों पे नहीं रहते, जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ठीक है, मैं आता हूं मूलचंदानी जी आपके पास, मैं कागजों पे काम नहीं करते। ठीक है संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या हमारी रोजगार उन्मुख शिक्षा अभी आपको लगता है या अभी बहुत सुधार की जरूरत है, खासतौर से अगर मैं सरकारी सिस्टम की बात करूं? देखिए साहब, मैं 2022-20 से पहले जो एनईपी नहीं आया था, जब तक बोलता था कि हमारी नहीं है रोजगार। 2020 के बाद तो आप विश्वास करिए, जो कोर्सेज बने हैं पूरे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज बन गए। मैं मोहन यादव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो अब मध्य प्रदेश में पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हैं। कहाँ कहाँ जैसे मोदी जी देश में ला रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में तो बदल रहा है साहब बहुत तेजी से। हम विकसित भारत बनने वाले हैं। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु बहुत सही दिशा हो रही है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस कंट्रोल और बढ़ाना पड़ेगा। मैं त्रिपाठी साहब से भी कुछ बात में सहमत हूँ कि गवर्नेंस बढ़ानी पड़ेगी, परंतु एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं, जो माफिया वर्ड बोला, शिक्षा माफिया बिल्कुल नहीं है। सरस्वती में माफिया कहाँ से आ सकता है साहब? और गलत है तो साला गोली मारो ना, फांसी पे चढ़ाओ, आप पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ते? और रिजल्ट ओरिएंटेड अगर नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं सकता। सरकारी तो माफिया देखिए, आप उसका चल जाएगा। मनोबल खत्म कर रहे हो, जो अच्छा कर रहा है वो भी फिर उसमें लाइन में खड़ा हो जाता है। आपको बताना पड़ेगा कौन गलत है कौन सही है, उसके हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा जी। और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब। एजुकेशन ऐसी चीज है, सरस्वती का काम है, शुद्धता का काम है, हमें बहुत अच्छे से विश्वास के साथ बढ़ाना पड़ेगा। ये है ना संजीव सर कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलाउ ही नहीं करता कि ऐसे पाक साफ विषयों पर भी हम एकजुट होकर के काम कर सकें। कुछ तो होना पड़ेगा ना साहब। देखो, उससे तो डरना पड़ेगा, कुछ तो होना पड़ेगा। और मैं तो बच्चों से सबसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जेन ज़ी जो आया है थोड़ा शांत होए, अपने आप में फोकस करें, कुछ जैसे होता है अनकंडीशनल लव हो, एक्सेप्टेंस हो, मतलब उनको तैयार करें यूथ को और फिर उसको शिक्षा दें। हम अभी उसको थोपना शुरू कर देते, पहले तो बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ थोपते नहीं, उनको स्किल दो, डे वन से उनका हाथ पकड़ाओ। जैसे अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल से भोपाल में, हम उनको साहब 6 से मैं तो एंटरप्रेन्योर्स को ला के पढ़ाता हूँ। मेरी छोटी बेटी साक्षी अग्रवाल लोग उनको गवर्न करती है, तो उसके जितने फ्रेंड सर्कल है उनको हर हफ्ते में बुलाती है, बोलती है कि भैया आप आ जाओ और ये 2 घंटे के हमारे क्लास लेके जाओ। तो जब 6 का बच्चा भी एक एंटरप्रेन्योर को देख के बात करता है तो समझ आता है कि यस, मुझे भी ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मुझे भी ऐसा डॉक्टर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो उसके अंदर वो भाव पैदा करते हैं। और कुछ स्टूडेंट प्रोग्रेशन इंडेक्स वगैरह यूज़ करना चाहिए, उनके अंदर क्या चाहते वो पूरी करो। तो डिवोशन चाहिए साहब, राजनीति नहीं चाहिए इसमें। बहुत अच्छी बात आपने कही, डिवोशन चाहिए। विवेक जी, मैं यहाँ पर आपके पास आता हूँ। विवेक जी, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इस बात का मलाल आपको है? मलाल तो खैर होगा, पर आप स्वीकार कर पाएंगे? मैं उस विषय में पूछ रहा हूँ। मैं तो स्वीकार करता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम दरअसल हमारे कई सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देता। जब
कांग्रेस की सरकार थी या अब जब बीजेपी की सरकार है, एजुकेशन पॉलिसी बनती है। एजुकेशन पॉलिसी जब आप बना रहे हैं, मध्य प्रदेश की हो या देश की हो, तो क्या हमने सबसे लॉन्ग टर्म सर्विंग जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, उन्हें बुला करके बिठाया? क्या हमको लगता है कि यार कांग्रेस के ये 2 सांसद हैं, इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इन्हें बुला करके बिठा लें? बीजेपी ने नहीं बिठाया कांग्रेस को, कभी कांग्रेस ने नहीं बिठाया बीजेपी को। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं। तो जब तक कुछ कोर सब्जेक्ट पर एकजुट नहीं होंगे, जिसमें हम कहें कि नहीं भाई मेरा भी बच्चा पढ़ना है, आपका भी बच्चा पढ़ना है, तो ये आपको लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी कमी रह गई कि हमने पॉलिटिकली भी इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि कम से कम कुछ मसलों पर तो हम सियासत ना करें। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कोई पॉलिसी आप लाते थे तो बीजेपी विरोध कर देती थी। कई राज्यों में आप जो कर रहे हैं अच्छा, उसका बीजेपी विरोध कर देती है, बीजेपी लाती है तो आप विरोध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सियासत करनी है। लेकिन यहां तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, पीढ़ियों का सवाल है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा यहां पर हमें गंभीर होना होगा? देश में बिल्कुल अभिलाष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और देश में स्वास्थ्य और शिक्षा पे विशेष तौर पे सरकारों को फोकस करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं, जब हम सत्ता में थे, हम मध्य प्रदेश में जब हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरजीपीवी सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में नींव रखने का किसी ने कार्य किया तो कांग्रेस ने किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी मध्य प्रदेश में खुली वो हमारे शासनकाल में खुली। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है कोई नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं ला पाई। निश्चित ही राजस्थान में जब हमारी सरकार थी 2023 से पहले हमने OTF लागू किया। वहां पे हमने छात्रों के लिए जो रोजगार के अवसर चाहते हैं, जो व्यापम की परीक्षाएं होती है, हर परीक्षा में हर बार फीस दो ऐसा नहीं, एक बार फीस दो, रजिस्ट्रेशन कराओ, जितने चाहे उतनी परीक्षाएं दो। मध्य प्रदेश में शिक्षा माफियाओं ने और सरकार ने मिलकर जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण की दिशा में कार्य करना शुरू किया है, उससे मैं समझता हूं जो मेधावी और निर्धन छात्र है उसका सबसे बड़ा नुकसान। आप फिर आरोप प्रत्यारोप पर आ गए। मैं आपसे कह रहा हूं, अग्रवाल जी ने कहा सबसे ज्यादा लंबे समय क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपको नहीं लगता कि आपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक रूल किया, आपने एक अच्छा एग्जांपल सेट नहीं किया कि हम बीजेपी या विपक्ष के जो अच्छे नेता उनको एजुकेशन पॉलिसी में शामिल कर सकती है? हम अभिलाष जी, हमारी इच्छा है कि सरकार को हम सुझाव देना चाहते हैं, सिर्फ आरोप नहीं लगाना चाहते। हम निरंतर सरकार से संवाद स्थापित करना चाहते हैं, परंतु सरकार की तरफ से जो संवादहीनता अपनाई जाती है, देखिए इसका एक बहुत बड़ा कारण छात्र संघ चुनाव भी होना है। अगर मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो तो जो छात्र क्या चाहता है ये सरकार तक आवाज कैसे पहुंचे? आज सरकार और छात्रों ये बड़ा अच्छा सवाल दिया आपने संजीव जी से पूछने के लिए मुझे। आज छात्रों के पास में एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं संजीव जी से भी इस पर उनकी व्यक्तिगत राय जरूर लूंगा छात्र संघ चुनाव पर। अभिलाष जी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर छात्र के साथ कुछ गलत हो रहा है तो किसके पास जाके गुहार लगाए? आज मध्य प्रदेश की यह स्थिति है कि आरजीपीवी एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, उसके कुलगुरु कुल सचिव क्यों जेल गए? क्यों? उनके ऊपर क्या आरोप थे? इस प्रकार के निरंतर कई विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश भर में धूमिल हुई है। उसको बचाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार अगर बात करना चाहे हम हमेशा उपलब्ध है, हमारे पास में सुधार के कुछ सुझाव है। सर, आप जब सरकार में थे तो आपने बात करनी नहीं चाहिए सर, अब आप उम्मीद करते हैं। संवाद करना, मेरा तो दर्द यही है कि जब आप सत्ता में होते, जहां आप सत्ता में होते हैं वहां पर आपके सुर अलग होते हैं। अभी आपने अतिथि विद्वान वाली बात उठाई, अभी आपने अभिलाष जी अतिथि विद्वान वाली बात उठाई कि इनको बार बार नियमितीकरण को लेकर जब समस्या आई, हमारे शिक्षा मंत्री तो उनके बीच में गए। जब जीतू पटवारी जी 15 महीने की हमारी सरकार में मंत्री थे तो उनके बीच में गए, क्या समस्या है, उसका क्या समाधान होना चाहिए, उनके बीच में बैठ के बात की। आप बताइए 20 साल की भाजपा की सरकार में कितनी बार ये उनके मुद्दों पर हम बहुत डिबेट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे भाई हैं वो लोग भी, और हम लगातार सबसे ज्यादा डिबेट आप पूछिएगा अतिथि विद्वानों शिक्षकों से कि अगर कर्मचारियों के हित में सबसे ज्यादा लंबी लड़ाई कोई लड़ता है, बिल्कुल हम लोग उठाते हैं आज। लेकिन मैं आपने जो एक सवाल छेड़ा है, सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दे रहा हूं कि जितना आप इस विषय को उठा रहे हो और कोई भी नहीं उठा रहा है। ठीक है, मैं आता हूं संजीव सर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई शिक्षा छात्रों का विषय है। छात्रों ने हक मांगने के लिए छात्र राजनीति होती थी, और जाहिर सी बात है वो दौर भी हमने देखा दिग्विजय सरकार में कि छात्र ईंट से ईंट बजा देते थे, उनके खिलाफ एक फैसला आ जाए तो फीस में 10 रुपए की बढ़ोतरी होती थी, पूरा शहर बंद हो जाता था। अब वो छात्र संघ चुनाव खत्म हो गए। अब ये अलग बात है कि जो छात्र संघ सियासत से नेता बन गए, उन्हें यह डर लगता है कि भाई हमारे पीछे की पीढ़ी आ जाएगी तो दरवाजे बंद कर दो। लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं क्या कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, छात्र संघ चुनाव जैसी व्यवस्थाएं शैक्षणिक संस्थानों में हो या ना हो? नहीं साहब, देखिए मैं यूनिवर्सिटी जो चलाने की कोशिश करता हूँ,
ये सिस्टम गलत है कि एबीवीपी के आदमी है, एनओसी है, ये नहीं। वो अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं। चुनाव होना चाहिए, परंतु चुनाव का तरीका क्या है कि मेरिट क्या हो कि स्टूडेंट के 75% अब वो आए हो मार्क्स में लास्ट, वो एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या क्या पार्टिसिपेट करा है, उसने स्पोर्ट्स में क्या क्या करा हुआ है, उसने कौन से अचीवमेंट्स करें, उस आधार पे वो लड़ सकता है। ऐसा नहीं हो जो लड़का 4 साल से फेल होते आ रहा है और उसको आप नेता बना दिया तो गुंडा है। वो नेता थोड़ी, वो तो गुंडा है, वो तो गुंडागर्दी करेगा। लेकिन ये सिस्टम आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था कि परसेंटेज या टॉप रैंकिंग के आधार पर आप बनते थे, वो भी बंद हो गया। नहीं, वो आई एम एग्री विद दैट कि मतलब चुनाव होने चाहिए मेरिट्स पे होनी चाहिए। तो आप उनको लड़ाओ कि साहब जो ये नॉर्म्स पूरे करते हो दैट पर्सन विल बी पार्टिसिपेट, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्किल है। ठीक, तो वो मतलब नेतागिरी के लिए नहीं काम करेगा। नेतागिरी मतलब गलत शब्दों में ठीक है, मतलब इसलिए नहीं करेगा कि साहब उसको इसमें फ्यूचर बनाना है, गुंडागर्दी करे और कांच फोड़े और मोर्चा निकाले। नहीं साहब, हम देश का भविष्य है और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा भारत इस टाइम सबसे युवा प्रधान देश है पूरे वर्ल्ड में। अगर हमने अभी युवाओं को मतलब एक अच्छे से दिशा दे दी, हम क्या नहीं कर सकते। हम जो मोदी साहब बोलते हैं ना 47 हम डेवलप कंट्री होंगे, वो 40 में हो जाएंगे साहब। बिल्कुल, बस जोड़ दो, इसमें राजनीति नहीं हो। शिक्षा में कुछ लोग हैं प्राइवेट शिक्षा में गलत है, उनको बिल्कुल पकड़ो, मीडिया में है, पुलिस में है, परंतु सब गलत नहीं है, सब गलत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना हर पार्टी में कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं। आज कांग्रेस शासन में भी आज हमारा बहुत सारे स्टेट है, तेलंगाना है, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं साहब। चीज़ें सब जगह अच्छी हो रही हैं, अप्रिशिएट करें और खासकर युवाओं को मिसगाइड मत होने दो साहब। युवा हमारे देश का भविष्य है। बहुत अच्छी बात आपने कही, युवाओं को मिसगाइड नहीं होने देना चाहिए। और जो संजीव जी ने बात कही, विवेक जी ने बात कही, या फिर हमारे साथी जो बैठे हुए हैं मूलचंदानी जी, बड़ा लबोलवाब यही है कि आप छात्रों को डिग्री दीजिए, छात्रों को शक्ति दीजिए, पर छात्रों को अनुशासन और पहले वो सीख भी दीजिए, जो बार बार संजीव जी कह रहे हैं कि उन्हें आप पहले सिखाइए कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे होना है, क्या होना है। और हाँ, रोजगार उन्मुख शिक्षा जरूरी है। अब हमको लगता है कि पैटर्न बदल लेना चाहिए। अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर रहा है तो करे। हाँ, हमें यह ध्यान रखना है कि कोई गरीब बच्चा इस वजह से एजुकेशन लेने से वंचित न रह जाए। उसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो ऐड दे दे भाई। अगर वो एड से यूजीसी के जरिए कॉलेजेस को दे रहे हैं, वो डायरेक्ट छात्रों को दे करके, जैसे पीपीपी मॉडल है या डीबीटी मॉडल है या सब्सिडी मॉडल है, उस मॉडल पर जाकर के अच्छी एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है। आज जब हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं बहुत अच्छी व्यवस्थाओं से चल रहे हैं, और सर वो तो आंकड़ा मैंने आज दिखाया नहीं क्योंकि वो स्कूलों का आंकड़ा सामने आ जाता। हज़ारों स्कूलों में शौचालय नहीं है सर, हज़ारों स्कूलों में टीचर नहीं है, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक आंकड़ा आया था, बहुत खतरनाक आंकड़ा था। वहां पर पिछले 5 सालों में हजारों बच्चियों ने सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ दिया 7वीं के बाद क्योंकि शौचालय नहीं है उनके पास, और जब वो अपने मंथली साइकिल में प्रवेश कर जाती हैं तो उनके बड़ी दिक्कत होती है, स्कूल छोड़ देती हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। अगर फंड की कमी है, वैसे फंड की कमी तो नहीं है, मैं तो ये नहीं मानता क्योंकि इतनी फ्रीबीज हम चला रहे हैं, पर अगर फिर भी एजुकेशन सिस्टम में फंड की कमी है तो प्राइवेट प्लेयर को दे सकते हैं, बशर्ते उसके ऊपर निगरानी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया करूंगा संजीव सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, साथ ही साथ जेपी मूलचंदानी जी आज आप हमारे साथ जुड़े, विवेक जी आप जुड़े और बहुत अच्छे से आप लोगों ने हमारे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।